दोस्तों, प्रधानमंत्री जी ने दिमागी नक्सल का जो नारा दिया है, अब कोई भी आके सामने ये कह रहा है हम भी दिमागी नक्सल हैं। और इसी पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ पूर्व डीजीपी ऑफ उत्तर प्रदेश विक्रम जी हैं। विक्रम सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। धन्यवाद। बड़ी कृपा की आपने अपने प्रतिष्ठित मंच पे मुझे आपने मौका दिया। जय हिंद, वंदे मातरम। विक्रम सर, आपका काफी अनुभव रहा है उत्तर प्रदेश में भी। ऐसे ऐसे डॉन माफियाओं से आपका पाला पड़ा है और एक तरीके से कहें कि उन नक्सलियों से कम नहीं थे। आपके अनुभव के आधार पर क्या वो जो असली में नक्सल जो जंगलों में होते हैं वो ज्यादा खतरनाक होते हैं, या जिनकी ओर मोदी जी ने इशारा किया है वर्तमान समय में वो अब ज्यादा खतरनाक है? संदीप जी, आपका बड़ा सारगर्भित प्रश्न है। मैं इसका उत्तर दूंगा क्योंकि उत्तर प्रदेश में विशेषकर जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र था उत्तर प्रदेश में, आपके 5 जिले खूब प्रभावित थे संदीप जी। मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, बलिया और एक जिला और था गाजीपुर। तो इन 5 में 2 गाजीपुर और बलिया तो तुरंत खत्म हो गए थे, लेकिन बाकी चंदौली, सोनभद्र और मिर्जापुर बहुत बुरी तरीके से आच्छादित थे नक्सलवाद से, और वहां बाल्टी बम वगैरह लगा करके उड़ा देते थे। अब आपका ये प्रश्न कि जो सशस्त्र नक्सल थे वो ज्यादा खतरनाक है या वो जिनको हम दिमागी नक्सल कहते हैं? हकीकत ये है, जैसे हमारे आपके शरीर में जो ब्रेन है, जो मस्तिष्क है, हाथ कट जाए तो हाथ का तो रिप्लेसमेंट हो जाता है, एम्पुटेशन हो जाता है, या नहीं भी रहे तो काम चलेगा। एक पैर कट जाए तो काम चलेगा, लेकिन अगर दिमागी कट जाए या सर से धड़ से अलग हो जाए तो शरीर निष्प्राण और खत्म हो जाता, मौत हो जाती है। इसी तरीके से इनके यहाँ इनके काडर्स में पुलिस मुठभेड़ में कुछ मार भी दिए गए, लेकिन जब तक इनकी प्राण ऊर्जा और इनको खाद पानी मिलने की व्यवस्था दिमागी नक्सल दे रहे हैं, तब तक इनको किसी प्रकार का कोई भय नहीं था। इनके ऊपर अगर आप देखें, आप कंप्यूटर पे हम आप बैठे हैं, एक हार्डवेयर है, हार्डवेयर हमारे सामने, लेकिन सॉफ्टवेयर उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो दिमागी नक्सल सॉफ्टवेयर होता है। और उत्तर प्रदेश में पीपुल्स वॉर ग्रुप, एमसीसी, माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर वाले क्रियाशील थे। तो इनका सॉफ्टवेयर, जब कभी हम लोग इनको गिरफ्तार करते थे सशस्त्र नक्सलों को, तो संदीप जी मालूम पड़ता था कि दिल्ली से कोल्हापुरी चप्पल पहन करके और जो टिपिकल खादी भंडार के कुर्ते पैजामे भाव भंगिमा बना के आ जाते थे, लेकिन जब उनकी खातिर तवाज़ो हम लोग कर देते थे तो उनको आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाता था। आप खुद सोचिए, मिर्जापुर, सोनभद्र के दूर दराज इलाके में क्या मतलब है आपका दिल्ली से आकर के वहां पे कि हमारे साहब भाई बहनों को उत्पीड़ित किया जा रहा है, कि आपके बहन भाई तथाकथित आकर के थाने के ऊपर घेराव करें, वहां पर जाकर के लैंड माइन्स बिछाएं, हमारे कर्मियों का हत्या कर दें, और हम शांत शांत तो बैठेंगे नहीं। हम भी वही कार्रवाई करेंगे जितनी शासन प्रशासन हमें अनुमति देता है। जब कार्रवाई करते हैं तो ये इसको कहते हैं दिमागी नक्सल। और ये इनकी दिमागी नक्सल में आप ये देखें, इनका उद्देश्य क्या है। ये कम्युनिस्ट पार्टी के तरीके से बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से ये चलते हैं। आइडियोलॉजिकल इंजन, यानी जो इनका आदर्श है और रोड मैप है वो तैयार करते हैं। लॉजिस्टिक हब देते हैं इनको। जैसे एक लड़का था बीटेक, टेकी कुमार, वो रॉकेट लॉन्चर बनाता था। तो जहां जहां इनको मुफीद जगह होती थी, एक जगह उसने बैरल प्रूफ बनाया। कोई पूछता क्या बना रहे, बैरल नाल बना रहे हैं। एक जगह चाल वाले पुर्जे, और चाल वाले पुर्जे बनाता था। तीसरी जगह उनकी असेंबली होती थी। और जब जहां रिक्वायरमेंट होता था, दांतेवाड़ा में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, वहां पर ले जाके असेंबल करके रॉकेट लॉन्चर दे देता था। रॉकेट लॉन्चर तो पुलिस के पास भी नहीं होते हैं, लेकिन इनके पास होते थे, क्योंकि ये टेकी कुमार इनको असेंबली, ये सारा आइडियोलॉजिकल बेस, सारा बैकअप सप्लाई और सारा खाद पानी ये दिमागी नक्सल ही देते थे। लीगल कवर जब पकड़ गए तो जैसे हमारे यहां इनका अवतरण हो गया मिर्जापुर में, बनारस में, कि साहब हम आपके इनके लीगल कवर देने आए हैं। ये जहां कहीं पकड़े जाते हैं तो बड़े से बड़ा वकील जिसकी फीस लाखों में होती है, ये इनके बचाव में खड़ा कर देते हैं और रिक्रूटमेंट ग्राउंड भी पैदा करते हैं। आप ये देखिए कि दिल्ली की जेएनयू में जो कैसा खाद पानी इन्होंने तैयार किया था, कि वहां पर जब छत्तीसगढ़ में 76 हमारे जवान मारे गए थे सीआरपीएफ के एम्बुश में, तो वहां पर जेएनयू में जश्न मनाया गया, ढपली बजा बजा करके। इससे ज्यादा बेशर्मी और नंगापन आपने न देखा होगा न सुना होगा। सैनिकों को शहीद करने के बाद तुम्हारे यहां जश्न मनाया जा रहा था। मैं उसकी फोटो भी दिखाना चाहूंगा आपको, जिससे कि इन बेशर्मों नंगों को आप भी देख लीजिए। और उसके बाद इसको ग्लोरीफाई करना, फैशन स्टेटमेंट बना लेना, क्योंकि ये जानना जरूरी है कि सिर्फ ये जो है सॉफ्टवेयर ही नहीं है, ये आइडियोलॉजिकल इंजन ही नहीं है। अब आप इनको जैसे कह रहे हैं मैं नक्सल हूं, आप अगर जाकिर नाइक को अमन का मसीहा कहेंगे, हाफिज सईद को हाफिज जी कहेंगे, ओसामा बिन लादेन को ओसामा जी कहेंगे, इशरत जहां को बेटी कहेंगे, बुरहान वानी को भटका हुआ नौजवान कहेंगे, तो आप अर्बन नक्सली हैं, दिमागी नक्सली 200% है आप।
और आपको शर्म आनी चाहिए, खाते भारत की हैं और दिल आपका पाकिस्तान में धड़क रहा है। नाम आपके हिंदुस्तान के, व्यवहार पाकिस्तानियों का है। आपने कभी जिंदगी में हाफिज जो कहते नहीं क्योंकि शराफत का तकाजा है, लेकिन मन में वही आता है कि जो गाली हम दे सकते हैं वो दे, हाफिज जी, ओसामा जी, अमन का मसीहा, जाकिर नाइक, भटका हुआ नौजवान। अब इनके कुछ और ट्रेडमार्क है जो मैं बताना चाहूंगा आपको। ट्रेडमार्क सब लोग समझ ले, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि इनको चिन्हित करें, आइसोलेट, आइडेंटिफाई एंड आइसोलेट। ये उमर खालिद और सरजिद इमाम की वकालत करते हैं और अभी 100 लोगों ने चिट्ठी लिखी, साहब इनके साथ बड़ा अन्याय हो रहा है। मैं भी कहता हूं इनके साथ वाकई बड़ा अन्याय हो रहा है। इनके साथ न्याय यही होगा कि इनका आजीवन कारावास करके सलाह के पीछे रहे, अंतिम संस्कार ऐसे लोगों का सियासत के पीछे हो, जमानत होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। तो जो लोग इनकी वकालत कर रहे हैं, नसीरुद्दीन शाह, स्वरा भास्कर, प्रकाश राज, इस तरीके के लोग, मैं समझता हूं ये भी दिमागी तौर से 100% दिमागी नक्सल है। टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करना, और इसके अलावा आप देखेंगे भारत के विरुद्ध, भारत की फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना, और जो एनजीओज होते हैं जो इनको सपोर्ट करते हैं वो इनको भी सपोर्ट करते हैं। अनुच्छेद 370 के विरोध में बोलते हैं कि इसको नहीं हटना चाहिए था। भारत विरोधी, भारत तेरी बर्बादी के, मैं आपको कुछ नारे सुनाता हूं क्योंकि कई चैनल पे मैं गया तो उनका कि जो ये नारों के हाँ या ना में जवाब दें, जो हाँ में कहते हैं कि हम समूह करते हैं, वो दिमागी नक्सल है। कश्मीर की आजादी तक जंग चलेगी, भारत की बर्बादी तक जंग चलेगी। आप सहयोग करते हैं, विरोध करते हैं। टुकड़े टुकड़े गैंग, हिंदुस्तान तेरे टुकड़े होंगे इंशा अल्लाह, इंशा अल्लाह। अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। कितने हिडमा मारोगे, हर घर से हिडमा निकलेगा। जितने लोग इसका समर्थन करते हैं हाथ उठा दें। आप सब 200% दिमागी नक्सल है, और पुलिस से मैं कहूंगा कि आपकी अभी से जांच शुरू कर दे, फाइनेंशियल और अदरवाइज। रहेंगे भारत में और खाएंगे कम्युनिस्ट चाइना की, और इनको प्रधानमंत्री कहते हैं, इनको पहचानिए और आइसोलेट कीजिए। इसके अलावा जी, आप संदीप कुछ कह रहे थे। हाँ हाँ विक्रम सर, लेकिन एक चीज और है ना, ये लोग सामने आके कह रहे हैं, लेकिन उस टाइम पे भी आपने देखा होगा, अतीक अहमद के टाइम पे भी क्या कुछ ऐसे बुद्धिजीवी, पत्रकार या फिर सामाजिक कार्यकर्ता थे जो इन चीजों को ग्लोरीफाई करते थे, इनका समर्थन करते थे, और कहीं ना कहीं जैसे आपने कहा वो सिर्फ नारे लगाने वाले नहीं, बल्कि जो उनको ग्लोरीफाई करते हैं, उनको सही ठहराते हैं, उनको ये बोलते हैं कि इनके साथ गलत हो रहा है, वो भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। और इसीलिए चाहे वो राजदीप सरदेसाई हो, अजीत अंजुम हो, और ऐसे और कई पत्रकार हैं जो सामने आके कह रहे हैं कि आप सरकार का विरोध करने वाले को कह रहे हैं। तो मुझे तो यहां पे नहीं लगता कि सरकार का विरोध करने वाले को कह रहे हैं, और बल्कि कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि आप युवाओं को कह रहे हैं कि वो दिमागी नक्सल है। तो क्या वो युवाओं को कह रहे हैं और या फिर सरकार का विरोध करने पर कह रहे हैं? ये कोरी बकवास है संदीप जी। ये बात को कैसे बदल दें। आप केवल जन आंदोलन को, नीट की परीक्षा की तो बात हुई नहीं, युवाओं को तो कहा नहीं, और जो हमने इंग्रेडिएंट्स आपको गिनाए उसमें कहा युवाओं की बात आ गई। आपसे ये कहा गया कि देशद्रोहियों का साथ अगर आप देंगे, अब जैसे किसी भी टीवी डिबेट पे जाते थे, हम विद्यार्थियों की अगर बात करें तो हम अर्बन नक्सल हो जाएंगे, हम अगर महंगाई की बात करें तो अर्बन नक्सल हो जाएंगे, हम अगर असुरक्षा की बात करें तो हम अर्बन। जी नहीं, सवाल आप इससे ज्यादा 1000 और पूछ लीजिए, आप अर्बन नक्सल नहीं होंगे। लेकिन ये जो मैंने बातें बताई, जो अगर आप नारे इनका समर्थन करेंगे तो अर्बन नक्सल है आप। और अभी आपने जिनकी बात की थी, बाहुबलियों की 3 इंग्रेडिएंट्स, और जो चरमपंथियों की मदद करते, जैसे महबूबा मुफ्ती हैं, वो कहती है अनुच्छेद 370 जो है, मैं उसके बिल्कुल खिलाफ हूं। जो तथाकथित कश्मीर की आजादी, कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है, जो इसकी बात करें, मैं उनको 200% मानता हूं। इसमें कहां बात आ गई विद्यार्थियों की और कहां पर प्रश्न करने की। लेकिन बात को घुमा करके, जिसको कहते हैं बिल्कुल घुमा करके, उसकी जलेबी का फालूदा का पुलाव बना करके लोगों को मन में भ्रम पैदा करने के लिए। अच्छा, इसको पुलिस की भाषा में कहते हैं पेशबंदी। अरविंद केजरीवाल भी जानता है कि कब उसको गिरफ्तार करके दोबारा उनके ऊपर केस चल जाए। तो पहले ही कह रहे हैं कि पहले इन्होंने खुद ही कहा था मैं अनार्किस्ट हूं, दोबारा इन्होंने कहा कि मैं दिमागी नक्सल हूं, मैं अरविंद केजरीवाल। अरे परिचय देने के सारा देश तुम्हें ज्यादा महाधूर्त हो तुम। जब तुमने आंदोलन शुरू किया कि मैं बच्चों की कसम खा के कहता हूं कि मैं कभी इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, और मैं बच्चों की कसम खाता हूं कि मैं कोई इलेक्शन छोड़ूंगा नहीं, तो ऐसे झूठे आदमी का क्या किसी बात का एतबार। अतीक और मुख्तार जो है, उनके बारे में कसीदे पढ़ करके कुछ वोट बैंक हासिल होगा, कुछ वहां जाकर के तुष्टीकरण का मामला और प्रशस्त होगा। तो संदीप जी, हमारे राजनीतिक मित्र बड़े होशियार होते हैं। ये वो वहीं पे हाथ डालते हैं जहां पे कुछ प्राप्ति हो रही है। जहां प्राप्ति नहीं होगी, अब भारत रत्न एपीजे अब्दुल कलाम साहब के जाएंगे तो लेने के देने पड़ जाएंगे। लोग कहेंगे साहब आप तो ऐसी जगह गए जो कि मतलब वो तो सेक्युलरिज्म की बात करते थे, वो तो भारत माता की बात करते थे, उनका व्यवहार तो सबके लिए बराबर था, हिंदू और मुसलमानों को हमें ऐसे
मुसलमान राजनेता की बात ही नहीं करनी चाहिए। हमें तो ऐसे कट्टर चाहिए जो कि बिल्कुल कट्टरवाद की बात करे, जो उसामा बिन लादेन की बात करे। उसामा भाई, तो आप समझ सकते हैं कि ये जो खाई है, ये पूरी तुष्टीकरण से लेकर के है बाहुबलियों की भी और राष्ट्र विरोधी तत्वों के भी समर्थन में जो चट्टान की तरह खड़ी रहती है संदीप जी। विक्रम सर, एक चीज और थी जो आपके टाइम पे बहुत बड़ा, जिसे एक तरीके से कहा जाता था कि मुश्किल काम था उस टाइम पे, माफियाओं को खत्म करना, उनकी विचारधाराओं को भी बहुत कठिन काम था उस टाइम पे। तो वो क्या क्या ऑब्स्टेकल्स थे, क्या क्या वो चीजें थी जिनकी वजह से इतना टाइम लग गया वो चीजें खत्म करने में? और दूसरा, अब इसी तरीके से जो दिमागी नक्सल है उनको खत्म करने के लिए, यानी कि मैं ये नहीं कह रहा किसी को मारने के लिए, लेकिन उनकी विचारधारा को खत्म करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? सबसे पहले आप चलिए, अगर पुराने टाइम में आप देखें 80 और 90 के दशक में ये बाहुबली राजनीति में आए। राजनीति में इन्होंने अपनी एक पैठ बनाई। राजनीति में ये वोट बैंक और धनबल बाहुबल से परिपूर्ण हुए। तो संदीप जी, सभी कुछ राजनेताओं ने, सभी नहीं कुछ ने, विशेषकर उत्तर प्रदेश और बिहार में ये समझा कि इनको अगर हम हर जिले में एक एक माफिया कर लें तो हमारी राजनीति अच्छी हो जाएगी, सीटें तो मिलेंगे ही मिलेंगे, पैसे भी आएंगे। अतीक के कुत्ते से माननीय नेताजी हाथ मिलाते देखे गए, ये फोटो जग जाहिर है, यूट्यूब पे भी सब जगह है। तब जब एक राज्य का मुख्यमंत्री एक बाहुबली के कुत्ते से हाथ मिला रहा है तो शासन प्रशासन पुलिस को संदेश क्या जा रहा है? इस तरफ देखने का कष्ट मत करिएगा। अगर आपने इधर देखा अतीक भाई की तरफ तो आपके स्वास्थ्य के लिए ये ठीक नहीं रहेगा, आपका करियर हो जाएगा चौपट। तो वह हुआ भी वही। जब मुख्यमंत्री की तरफ से खुली छूट है तो राजू पाल की हत्या पूरे तत्कालीन इलाहाबाद में कैंट से लेकर के गंगा जी तक तो दौड़ा दौड़ा करके हजारों राउंड चला करके नर्सिंग होम के जा करके गोली झोंकी ही जाएगी। मनमाने तरीके से प्रॉपर्टी तो कब्जा किया ही जाएगा। यही हाल मुख्तार अंसारी का। बनारस में नंद किशोर रुंगटा को उठा करके पैसे भी लिए और गंगा जी में फेंक भी दिया उसको। इस तरीके का कृष्णानंद राय की हत्या होनी ही है एलएमजी से, मुन्ना बजरंगी शिखा काट करके ट्रॉफी की तरह मुख्तार अंसारी को भेंट की जाएगी। शहाबुद्दीन बिहार में यही करते थे कि एक परिवार को तेजाब से नहला देते थे। अब बात ये उठती है कि जब एक सत्ता परिवर्तन हुआ, योगी आदित्यनाथ आए, एक मुख्यमंत्री कुत्ते से हाथ मिला रहा है अतीक के और एक मुख्यमंत्री कहता है कि मिट्टी में मिला दूंगा। आप दोनों चित्र अपने पास रख लीजिए और आप जनता से पूछिए कि आप कैसा मुख्यमंत्री चाहते हैं, एक वो जो कुत्ते से हाथ मिला रहे हैं या वो जो कह रहे हैं कि मिट्टी में मिला दूंगा। मैं समझता हूं कि एक दो दिमागी तौर से विक्षिप्त होगा तो होगा, वरना 100% यही कहेंगे हमें तो साहब ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जो ये कह दे हम मिट्टी में मिला देंगे। लगता है ईश्वर ने भी साथ दिया योगी जी महाराज का कि वाणी में सरस्वती विराजमान थी, वाकई मिट्टी में मिल गए। तो संदीप जी, सवाल ये उठता है कि शासन प्रशासन वही, सूबा वही, पुलिस वही, लेकिन जो रूपांतरण हुआ एक तरीके से वो इसीलिए हुआ कि शासन प्रशासन की प्रबल इच्छा शक्ति, जीरो टॉलरेंस, सजायाबी, ऑपरेशन कन्विक्शन, बाहुबलियों के कन्विक्शन तक कोर्ट में हो गया। अगर ये जिंदा भी रहते तो कुछ कर नहीं पाते। इनको कई केसेस में संदीप जी सजा भी हो गई थी, जिससे ये निर्वाचन प्रक्रिया से ये बिल्कुल बेदखल हो गए थे। वो चाहे आजम खान साहब हो, वो तो बाहुबली में नहीं आते हैं, राजनेता हैं, लेकिन अतीक, अशरफ और मुख्तार ये तो सजायाबी हो चुके थे। ये तो वैसे भी जिंदा भी रहते तो इलेक्शन तो नहीं लड़ पाते। तो दूसरा सवाल, इसका दूसरा पार्ट ये पूछना चाह रहा था मैं कि दिमागी नक्सलों को, उनको खत्म करने के लिए क्या करना चाहिए? उनकी विचारधारा को खत्म करने के लिए सरकार को क्या काम करना चाहिए? नहीं तो इससे तो मानसिकता, अब जो जेनजीज हैं, जेन अल्फा हैं, जो यंगस्टर्स हैं, उनके दिमाग में अगर इस तरीके से जहर घोलेंगे ये लोग, तो वो तो देश के लिए भी अच्छा नहीं और समाज के लिए भी अच्छा नहीं है। किसी को चोक करने से पहले, किसी को पेड़ को समाप्त करने से पहले या किसी भी विचारधारा को पहले उसके आर्थिक स्रोतों को समाप्त कीजिए। ये जितने सुविधा भोगी हैं, एफसीआरए का बैन जो है और उसका नियंत्रण बिल जो है, ये जब अभी तो जेपीसी के सामने जाएगा और उसके बाद ये एक्ट बनेगा। एफसीआरए अगर चोक कर दे तो इनका धनबल आप बंद कर देंगे। तो इनकी जो अय्याशी है और माल मुफ्त दिले बेरहम जनता के धन पे ये केवल 5 सितारा और बिजनेस क्लास ट्रैवल करके सेमिनार और सिंपोजियम और ऐसे यूनिवर्सिटी में जाके ढपली गैंग के सामने जा करके अपनी वाहवाही लूटते हैं, वो संदीप जी हो जाएगी खत्म। तो सबसे पहले एफसीआरए। दूसरे तरीके से जो अपने को कह रहे हैं कि हाँ मैं दिमागी नक्सल हूं, ये वो भी है जिनका एक एक पैर जेल में है। आप अगर गौर करें, इन सब लोगों का एक पैर जेल के अंदर है। इससे पहले कि दूसरा पैर भी चला जाए तो संदीप जी, इनकी तैयारी यही रहती है कि एक तरीके से इनके ऊपर ऐसा नियंत्रण कर लिया जाए। केजरीवाल जो है ये तो वैसे ही जेल यात्रा कर चुके हैं। शराब पॉलिसी को लेकर के अरविंद केजरीवाल और इनके दल सिसोदिया वगैरह तो जेल जा ही चुके हैं। अब बात आई चिदम्बरम जी की। आप भी किसान परिवार से हैं, मैं भी किसान परिवार से हूं।
आजकल मतलब अच्छी खासी खेती आपकी भी है, मेरी भी है, लेकिन 4 पैसे बचाना आसान नहीं होता है। मज़दूरों की तनख्वाह निकालना आसान नहीं होता है। ट्रैक्टर, ट्रॉली, खाद, पानी और जिस तरीके के खर्चे हैं, बड़ी मुश्किल से गुज़ारा होता है। आप ये सोचें कि अच्छी खेती से आप दोबारा एक मकान कोठी खड़ी कर लें, अब वो सहज नहीं है। लेकिन चिदंबरम साहब ने तो क्रांति ले आए। वो अपने घर के गमलों में जो गोभी और सरसों उगा करके और ऐसे फल-फूल उगाए कि करोड़ों की कमाई। तो ऐसे लोगों की ज़रा जाँच हो जाए, इनकी खेती ये कौन-सी ये खेती है या मनी लॉन्ड्रिंग है? हमारी ईडी की ज़िम्मेदारी है, सीबीआई की ज़िम्मेदारी है, आईबी और रॉ की ज़िम्मेदारी है कि इनके विदेशी जो फंड क्या कारण है कि भाई आप चीन अक्सर बहुत जाते हैं। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के दफ्तर में, एम्बेसी में जाके कौन-सी गुप्त बैठक आप करते हैं, जिसका खुलासा आप नहीं करते हैं? इन तमाम चीज़ों का खुलासा होना ही चाहिए। एजेंसीज़ को चाहिए इनकी गतिविधियों पे नज़र रखें, विदेशी दौरों के ऊपर नज़र रखें और उसके बाद कार्रवाई होनी चाहिए। एक आखिरी सवाल और है विक्रम सर, दिल्ली जंतर मंतर में प्रोटेस्ट हुआ था, वहां पर सिर्फ ये दिखाया गया था एक प्रोपेगेंडा के तहत कि वहां जो स्टूडेंट्स थे उनकी पिटाई की गई थी, लेकिन जो पुलिस वाले लगभग 180 से भी ज्यादा पुलिस वाले घायल हुए थे जो अपनी ड्यूटी कर रहे थे। अगर उस टाइम पे वो एक्शन ना लेते तो सिर्फ 150 मीटर दूर थे संसद भवन से, और उनमें कितने सारे अपराधी प्रवृत्ति के आइडेंटिफाई किए गए थे स्पेशल कैमरास की तरफ से। तो क्या वहां पे हाल होता, और उन पुलिस वालों को ब्लेम किया जाना कहां तक सही है, जो वो कह रहे हैं कि अमित शाह ने ऑर्डर दिया था, नहीं दिया था तो पुलिस वालों ने कैसे कर लिया? तो उसके ऊपर मैं आपका जानना चाहूंगा, आपकी राय क्या है उसके ऊपर? मेरी राय संदीप जी बहुत स्पष्ट है और जो कानूनी है, और आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। और ये सवाल कई बार मुझसे पूछा जा चुका कई चैनल पे। सबसे पहला, दिल्ली पुलिस के 100 150 नहीं 250 पुलिसकर्मी, जिसमें महिला पुलिसकर्मी भी शामिल हैं, उनकी निर्ममता के साथ उनकी पिटाई की गई। 30 पुलिस वाहनों को स्वाहा कर दिया गया, अभद्र व्यवहार किया गया, और इसके बाद भी पुलिस ने केवल पैलेट गन चलाई तो उसपे वो हो हल्ला। किसी ने पूछा आप अगर इंचार्ज होते तो क्या करते? उनका मैं इनके भर देता भूसा बड़े कायदे से। आपकी जब सभा गैर कानूनी हो गई, आपको 163 बीएनएसएस के अंतर्गत 1000 आदमियों की परमिशन थी और उसके कुछ शर्तें आपने साइन किया था। उन शर्तों का एक-एक करके आपने उल्लंघन किया, तार-तार किया। उसी वक्त आपकी भीड़ को 3 वार्निंग देके तितर-बितर होना चाहिए था। टियर गैस, वाटर कैनन, लाठीचार्ज और पैलेट गन पे जो हल्ला मचा रहे हैं। पैलेट गन तो वो होती है केवल खाल तक छर्रे लगते हैं, उसके खाल के नीचे नहीं जाते हैं। और क्या कहते हैं, ऐसा ट्रॉफी बना करके हमारे नेताजी, युवा नेता उसकी बच्चे की ट्रॉफी बना करके उसका कितना जो है दुगने की कोशिश की। अब बात आती है इसकी, ये जो अपराधी थे, फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर 3000 ऐसे क्रिमिनल आ गए थे। उनका दिल्ली पुलिस क्या कर रही थी? अरे नालायकों, जब तुम ही लेकर के आए हो, छुपा करके ढाटा बांध करके लाने वाले हो, तो पुलिस क्या कर लेगी? लेकिन जब पुलिस कर रही है तो तुम कह रहे पैलेट गन क्यों चला रहे हो? लाठी क्यों कर रहे हो? निर्मम लाठी चार्ज क्यों कर रहे हो? सादे कपड़े में पुलिस क्यों? सादे कपड़े में पुलिस हमेशा लगाई जाती रही है, इसमें कोई क्रांतिकारी काम नहीं हुआ। हम लोगों ने जिंदगी भर सादे कपड़ों में तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो उसके ऊपर निगरानी रखने के लिए हर लॉ एंड ऑर्डर अरेंजमेंट में सादे कपड़ों में पुलिस लगाई जाती है संदीप। अब आप आ जाइए, आपका गैर कानूनी मुजमा संसद भवन तक पहुंच गया। सवाल ये उठता है कि संसद क्या पिकनिक स्पॉट है, पार्क है? वहां जाके प्रेमालाप होगा, वहां जाके जुनैद मियां जाकर के वहां पर भी छोले भटूरे खिलाएंगे और बर्गर पिज्जा खिलाएंगे, जो हराम का माल आ रहा है विदेश से, वो खाने के लिए बना है संसद। संसद हमारे लोकतंत्र का पवित्रतम मंदिर है, उसकी गरिमा को बना रखें, वरना आपके ऊपर होगी ऐतिहासिक कार्रवाई। खैर, हमसे भी ये भी सवाल किया, आप अगर इंचार्ज होते तो आप क्या करते? क्या इंचार्ज मैं होता तो मैं खड़ा हो जाता कि भाई मेरे जीते जी तो तुम नहीं जा पाओगे, जो मैं कर सकता हूं, जो कानून जितनी इजाजत देता मैं वो करूंगा। फिर वही चेतावनी, टियर गैस चेतावनी, लाठीचार्ज चेतावनी, रबर बुलेट चेतावनी, सॉलिड बुलेट, और मेरे पास जितने राउंड्स होते मैं झोंक देता आपके ऊपर। लेकिन ये मेरे जीते जी, मैंने ये कहा पार्लियामेंट मेरी लाश के ऊपर से तुम जा सकते हो, मेरे जीते जी तुम पार्लियामेंट तो नहीं पहुंच पाओगे। एक कान खोल के ये सुन लो, यही हरकत इन्होंने की प्राइम मिनिस्टर निवास के पास। वहां जाकर के पहले कहा कि हम जरा धरना प्रदर्शन करेंगे, फिर कहा खड़गे जी के लिए कुर्सी आएगी, दरी कालीन बिछा दिया, बस हलवाई बुला के पकौड़ी और वो समोसा नहीं छनवा, बाकी सब कर्म तो हो ही गए। प्राइम मिनिस्टर निवास भी जो है हाई सिक्योरिटी जोन में आता है, आपने मजाक बना दिया है। अब तीसरी बात पे आ जाइए और आखिरी पॉइंट है आपका कि आपने ये कहा कि आपको आदेश कौन देता है, ये भी पूछा कि आपको गृह मंत्री, क्योंकि भाई आप मूर्खतापूर्ण बात करते हैं। कानून ये कहता है अगर मजिस्ट्रेट है तो मजिस्ट्रेट, पुलिस कमिश्नर है तो जो भी सीनियर मोस्ट पुलिस ऑफिसर है सब इंस्पेक्टर से ऊपर, वो समर्थ और सक्षम है बल प्रयोग करने के लिए। मेरे 36 साल के करियर में जितना मैंने गोली चलवाई है, लाठी चलवाई है और जितना मैंने कूटा है,
दंगाइयों को, उतना शायद ही भारत में किसी ने किया होगा। आज तक किसी राजनेता का फोन, बल्कि ये होता है जब कभी ऐसे हालात होते हैं तो अच्छे अच्छे भूमिगत हो जाते हैं, क्योंकि यही होगा, कह देंगे अगर मैंने कुछ बात कर भी ली, भले ही मैंने कहा आप ठीक तो हैं, तो जब कभी स्थिति बिगड़ेगी तो कह देंगे साहब मंत्री जी का फोन आ गया था, मुख्यमंत्री जी का फोन आ गया था, इसी मामला बिगड़ गया। तो कोई बात नहीं करता है। सीनियर मोस्ट ऑफिसर की ट्रेनिंग ऐसे ही होती है, चेतावनी, फायर, और चिन्हित करके फायर किया जाता है। और उसके बाद सॉलिड बुलेट हमने कभी चलाया, लेकिन जब चलाया तो बड़े कायदे से चलाया है। लाइन एम, सामने बलवाई 100 गज, एम, फायर। और जिसको फायर करने कहते उसकी पीठ पे जाके स्पर्श कर देते थे, जिससे कि भीड़ को मालूम न पड़े कि किसने फायर किया है। नहीं तो जैसे मोहनलाल ने फायर किया, चलो आज घर पे जबकि मोहनलाल को हम अब उसके घर पे फायरिंग करते हैं। तो उसके तौर तरीके होते हैं, राइट कंट्रोल ड्रिल होती है, और उसके हिसाब से संदीप जी होता है। और वही हमने कहा, अब गृह मंत्री हमें बताएगा फायरिंग करें या हम पैलेट गन चलाएं या हम वाटर कैनन चलाएं, या गृह मंत्री ये भी बताएगा कि मेरे घर में आज सब्जी आलू की बनेगी या परवल की बनेगी। इतनी मूर्खतापूर्ण बातें हैं ये। आई थिंक एक चीज वो भी है ना, क्योंकि जब कांग्रेस की सरकार थी तो हर ऑर्डर के लिए उनको दिल्ली से फोन करवाना पड़ता था, तो शायद वही एक्सपीरियंस वो चाह रहे थे कि अभी भी वही काम होता होगा जो पहले होता था। जैसे बॉर्डर पे भी कई जवान है ना, इंटरव्यू आके देते हैं और कहते हैं कि पहले हमें गोली चलाने का अधिकार नहीं था, अब हमें अधिकार मिला हुआ है, वो एक चले तो वहां पे तुम 100 चलाओ वहां पे। तो शायद ये उसी माइंडसेट से अभी भी देख रहे थे। और आपने बिल्कुल सही कहा, जो उस टाइम पे पुलिस वाले वहां पे होंगे और एकदम से ऐसी भीड़ दिखेगी जो कि दंगा कर रही है, आगे जाने की कोशिश कर रही है, तो उनको तो राइट्स होता है कि उस टाइम पे आपको जो ठीक लगे यू मेक दैट डिसीजन। और भाई वहां पे क्या करना, चाहे वो उसमें गोली चलानी पड़ जाए, कुछ भी करनी पड़ जाए, उसके बाद जाता है वो होम मिनिस्टर पे, जब जाएगा कि भाई ये हुआ था, इंक्वायरी ये वो बाद की बातें हैं। उस टाइम पे जो निर्णय लेना वही है। नहीं तो नेपाल और बांग्लादेश जैसी स्थिति उस दिन 100% हो जाती, वो संसद भवन में चढ़ जाते, पूरे देश में दंगे हो जाते। मुझे जहां तक जो मैं सोच रहा था, अगर उस दिन संसद भवन तक पहुंच जाते वो लोग, तो मुझे लगता है पूरे देश में दंगे होने की पूरी पूरी संभावना थी। एक छोटा सा इस पे भी जवाब दे दीजिए, आपको क्या लगता है कि अगर वो पहुंच जाते तो क्या लगता है आपको, बन गया था नेपाल नहीं और नहीं, पहुंच तो नहीं बांग्लादेश? पाते। नहीं, ये इनके मुंगेरी लाल के हसीन सपने हो सकते हैं। ये मान के चलिए कि उस वक्त दिल्ली पुलिस की आंख में खून उतर चुका था, वो भी इस पे आ चुके थे। अब इस पार या उस पार होगा। संसद गए तो आप याद करें तब की फिल्म्स निकाल लें, आपने देखा होगा कि अंदर गेट पर स्वचालित हथियार लेकर के कर्मचारी खड़े हो गए थे, और इनमें किसी में मादा नहीं कि एक गोली खा करके कोई खड़ा हो जाए। इनकी असल में कुटाई हुई नहीं कायदे से। कुटाई हो जाती तो पहले दिन धरना वरना हो जाता समाप्त, आंदोलन समाप्त हो जाता। इनकी कुटाई हुई नहीं, मुफ्त का माल, कि स्टारबक्स की कॉफी, बर्गर, पिज्जा खाते रहे, लेकिन अरमान इनके यही थे। इनके कई चैनल ये कह रहे थे, अभी आप देखिएगा अमित शाह और मोदी जी अभी भाग जाएंगे यहां से दिल्ली छोड़ करके 1 महीने से। लेकिन जब सारे अरमान में पानी फिर गया तो कुंठा और हताशा इनके मन में भी थी, और जो इनके चेले चपाटे थे उनके मन में भी थी। बिल्कुल। चलिए, अभी जो दिमागी नक्सल है उनका इलाज क्या करना है वो तो ऑलरेडी हमारी एजेंसी अच्छी भली भांति करेंगी। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए और सारी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, विक्रम सर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो आप सभी लोगों से भी निवेदन है, जितने भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, लाइक और शेयर जरूर करें। और विक्रम सर आते रहते बहुत अच्छे यहाँ पर हमारी जानकारी देते हैं। तो आपसे निवेदन बस इतना है कि इस वीडियो को लाइक शेयर करें। कमेंट सेक्शन में बताइए क्या आप सोचते हैं कि दिमागी नक्सल जो बाहर आके बार बार कह रहे हैं, क्या आपको लगता है कि आपको जानने की जरूरत है कि वो दिमागी नक्सल है? उन लोगों का तो पहले से ही पता है कि हाँ भैया तुम दिमागी नक्सल हो, और लोगों को पहले से ही पता है। तो प्लीज जो पहली बार देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।